यूपी के खोड़ा में सूर्य चौहान की हत्या का मुख्य अभियुक्त असद का एनकाउंटर। वसुंधरा इलाके में एनकाउंटर के बाद इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। वसुंधरा क्षेत्र में असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता दिखा। पुलिस के रोके जाने पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। असद से मुठभेड़ के दौरान खोड़ा का एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है। असद का दूसरा साथी भागने में कामयाब। बाइक और देसी पिस्तौल जब्त। सूर्या की मां सरोज ने असद के एनकाउंटर की मांग की थी। टीवी 9 से कहा, फरार चल रहे दूसरे अभियुक्त का भी हो एनकाउंटर। लखनऊ की पीजीआई क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की दिन दहाड़े हत्या के बाद सीएम योगी ने देर रात कानून व्यवस्था को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर नाराजगी भी जताई। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर भीड़ ने हमला किया। अंडे, जूते और पत्थर से वार किया। सोनारपुर में मृतक पार्टी कार्यकर्ता के परिजन से मिलने गए थे अभिषेक। सोनारपुर में हिंसा का बीच अभिषेक पर फेंका गया पत्थर। हेलमेट की वजह से बाल बाल बचे अभिषेक बनर्जी। टीएमसी का आरोप, अभिषेक बनर्जी का अस्पतालों में इलाज की अनुमति नहीं दी गई। करीब 3 घंटे तक अभिषेक बनर्जी अपने घर के लिए रवाना हुए। राज्य पुलिस ने अभिषेक बनर्जी को Z+ की जगह अब X श्रेणी की सुरक्षा देने की बात कही है। 3 सुरक्षाकर्मी हर समय साथ रहेंगे। प्रदर्शनकारी महिलाओं का बड़ा बयान, कहा मारा गया शख्स टीएमसी कार्यकर्ता नहीं बल्कि पार्टी का गुंडा था। राजनीतिक हिंसा नहीं बल्कि शराब पीने से मौत हुई। सोनारपुर हिंसा का बाद बेलव्यू अस्पताल पर अभिषेक बनर्जी ने लगाया भर्ती नहीं करने का आरोप। अस्पताल का आरोप, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भर्ती के लिए सीईओ को धमकाया। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दावा, अभिषेक को भर्ती नहीं करने को लेकर पुलिस के पास आए दबाव वाले कॉल। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया धमकी देने का आरोप। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद हालात को संभालने पहुंची केंद्रीय सुरक्षा बल सुरक्षा चाक चौबंद। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने हिंसा की निंदा की। कहा, टीएमसी और खासकर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जनता में काफी आक्रोश है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी चुनाव के बाद की हिंसा के खिलाफ 2 जून को कोलकाता में करेंगी विरोध प्रदर्शन। ममता ने फिर लगाया वोट चोरी का आरोप। सीआईडी ने कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक को भेजा समन। कालीघाट स्थित आवास पर नोटिस दिया। कल दोपहर 12 बजे सीआईडी मुख्यालय में होगी पूछताछ। दिल्ली की सैदुल्लाह जाब इलाके में 5 मंजिला इमारत गिर गई। कई लोगों के दबे होने की आशंका। रेस्क्यू जारी है। दिल्ली के महिपालपुर में 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। मोबाइल चार्जर के गोदाम में भड़की आग। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। नोएडा सेक्टर 59 की स्पार्क मिंडा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 20 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग को बुझाया। करोड़ों के नुकसान की आशंका। दिल्ली के शालीमार बाग में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। हाईकोर्ट के आदेश पर सड़क चौड़ीकरण को लेकर 157 अवैध इमारतों पर गाज। 30 से 40 साल से रह रहे लोग आशियाना छोड़ने के लिए मजबूर। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प। कसौल में गोलीबारी। पंजाब की 4 पर्यटक हिरासत में लिए गए। लखनऊ में पुलिस के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के बदमाशों की मुठभेड़। 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी। दोनों पर कई थानों में 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। गाजियाबाद में इंटरनेशनल पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या का मामला। साथी खिलाड़ी ने गोली मारी। गोल्ड मेडल जीतकर लौट रहे थे चिराग। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हिरासत में अभियुक्त यश खटीक हत्या की बात कबूल की। क्वालिफिकेशन रद्द होने से यश नाराज था। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना इलाके के सिग्मा अपार्टमेंट के पास नाइजीरियन का शव मिला है। जांच में पुलिस जुटी। यूपी के गाजीपुर में देर रात बिंदु होटल के संचालक के बेटे विनीत राय की गोली मारकर हत्या। शंकर पांडे सहित 4 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज। बुलंदशहर कोर्ट परिसर में एक बंदर रुपयों से भरा बैग लेकर पेड़ पर चढ़ गया। बंदर ने नोटों की बारिश कर दी। लोग नोट बीनते दिखाई दिए। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आप नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया। 5 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग। 7 सितंबर को होगी सुनवाई। आज हरियाणा के रामगढ़ इलाके में डीआरडीओ हाई पावर बॉम्ब का परीक्षण करेगा। पंचकुला के 2 किलोमीटर के इलाके में हलचल की आशंका। निगरानी वायुसेना के अधिकारी करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी आज नए CDS का पदभार संभालेंगे। जनरल अनिल चौहान के दूसरे CDS के रूप में कार्यकाल पूरा किया। तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। दिल्ली में 2 आतंकवादियों की कोर्ट में पेशी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की रिमांड पर
भेजे गए आतंकवादी आईएसआई के इशारे पर यह साजिश को रच रहे हैं। 4 हैंडलर्स 9 आतंकवादियों के खतरनाक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ। पाकिस्तान के कराची शहर से भेजे गए हथियार लाल किले पर हमले के बाद टारगेट पर थे दिल्ली समेत 5 शहर। केरल के मल्लापुरम से एनआईए ने बरामद किया भारी मात्रा में विस्फोटक। तमिलनाडु और कर्नाटक में भी सर्च ऑपरेशन, कई डिजिटल उपकरण, दस्तावेज जब्त किए गए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से रेस्क्यू किए गए 453 नेपाली नागरिक का जालसाज कंपनी की नेटवर्क मार्केटिंग के काम में लगाए गए थे नेपाली नागरिक। पुंछ में पुल्स नदी किनारे जागर पार के पास मिला पाकिस्तानी मोटार। शेल मिलने से हड़कंप मचा, सेना ने शेल को विस्फोट करके उड़ाया। आज आकाशवाणी से प्रसारित होगी मन की बात कार्यक्रम 134वीं कड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे साझा करेंगे अपने विचार। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकारी आवास से 10 सर्कुलर रोड खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। बिहार सरकार को खुली चुनौती थी, आवास खाली करने से इंकार किया। भ्रष्टाचार के मामले में बिहार सरकार ने 2 आईएएस अधिकारियों अभिलाषा शर्मा और योगेश कुमार सागर को निलंबित किया। टेंडर माफिया ऋषु श्री के साथ साठगांठ के आरोप लगे। शिव कुमार ने राज्यपाल गहलोत से कर्नाटक में नई सरकार बनाने का दावा किया पेश। 3 जून को नए सीएम के रूप में शिव कुमार शपथ लेंगे। हजारों किसानों ने किया बीकानेर हनुमानगढ़ ट्रैक को जाम। गेहूं खरीद को लेकर आंदोलन, 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग की गई। राजस्थान में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही, पुराने कोर्स की लाखों किताबें छापी, 7 करोड़ की 10 लाख रुपए की किताबें रद्दी हो। तकनीकी गड़बड़ी के बाद नोएडा सेक्टर 62 केंद्र पर 3765 उम्मीदवारों की दोबारा CUET UG की परीक्षा होगी। एनटीए का बयान, किसी छात्र का नुकसान नहीं होने देंगे। भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी के साथ भोजपुर के मोहन फिल्म की शूटिंग करते नजर आए। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप मथुरा में शूटिंग का वीडियो शेयर किया। पूर्णिमा और वीकेंड की वजह से वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी। बारिश के बावजूद कतार में खड़े भक्तों के आस्था परवान चढ़ी नजर आई। बदले मौसम के मिजाज से दिल्ली के लोगों को राहत। तेज हवा और बारिश से कल 3 उद्योगपतियों की मर्सिडीज कार पर पेड़ गिर गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर हादसा हुआ। श्रीनगर और कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश। 5 दिनों से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तापमान में 4 से 6 डिग्री के गिरावट के आसार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में पर्यटकों की भारी भीड़। पालचन से मनाली तक यातायात जाम से पर्यटक बेहाल। राजस्थान के चूरू में चली धूल भरी आंधी, दिन में ही अंधेरा हो गया। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के 38 दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या 10 लाख के पार। बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात और आरसीबी के बीच आईपीएल 2026 के फाइनल मैच आज होना है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। गाजियाबाद में सूर्या की हत्या करने वाला जो मुख्य अभियुक्त है असद, वो ढेर कर दिया गया है, मारा गया है। गाजियाबाद के खोड़ा में एनकाउंटर में मारा गया है असद। फायरिंग के बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग किया। अस्पताल में इलाज के दौरान असद की इसके बाद मौत हुई। आपको बताएं कि बकरीद के दिन सूर्या को चाकू मारा गया था। तो सूर्या चौहान मौत मामले में सूर्या चौहान की जो हत्या की गई थी, इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था बकरीद वाले दिन, और उसमें कई लोग, करीब 7 से 8 लोग सूर्या को घेरे हुए नजर आ रहे थे। अभी तक 3 की गिरफ्तारियां हो गई है और जो मुख्य अभियुक्त है असद, वो गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में एनकाउंटर के दौरान ढेर किया गया। ये देखिए आप, जहां पर एनकाउंटर हुआ ये वही जगह है जिस जगह पर एनकाउंटर किया गया। पुलिस की तरफ से ये कहना है, और जैसा कुछ देर पहले डीसीपी की जो हमने आपको बयान भी आपको दिखाया और सुनाया, जिसमें डीसीपी की तरफ से कहा गया कि बैरिकेडिंग की गई थी, और इसके बाद जो असद है उसने, क्योंकि उसके पास हथियार था और उसके साथ एक और भी उसकी बाइक पर एक और भी शख्स मौजूद था, उसका साथी, जब रोकने की कोशिश की गई तब इसके बाद उसने अपने हथियार से हमला किया और फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने असद को ढेर कर दिया। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, सूर्या का जो कातिल है असद, वो मारा गया है, जवाबी कार्रवाई में इसी जगह पर ढेर किया गया। ये वो एनकाउंटर वाली जगह है जहां पर गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, और जब 2 दिन पहले बकरीद के दिन चाकू मारा गया था। ये देखिए आप,
कई लोग नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 करीब 8 लोग नजर आ रहे हैं जो कि इस हत्या वाली जगह पर, वारदात वाली जगह पर मौजूद थे और सूर्या को किस तरह से पकड़ रखा था, घेर रखा था। पुनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी साथ। पुनीत, अब जब असद को ढेर कर दिया गया, असद मारा गया जो कि मुख्य अभियुक्त है, और जैसा कि मुझे नजर आ रहा है कि आप इस वक्त उसी एनकाउंटर वाली जगह पर खड़े हुए हैं जहां गाजियाबाद में एनकाउंटर हुआ, जरा वो जगह दिखाइए और कैसे इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, जरा बताइए। देखिए, असद का एनकाउंटर ठीक इसी जगह पर हुआ। ये वसुंधरा इलाके का जो हिंडन का पुश्ता है, अंदर जंगल, इस इलाके में हुआ। आपको दिखेंगे ये गोली के निशान, यहाँ पर फायरिंग शुरू हुई। दरअसल पुलिस लगातार इनको ट्रैक कर रही थी। असद को, पुलिस को खबर मिली थी कि असद अपने दोस्तों के साथ जो है वो आने वाला पैसा लेने के लिए। आप देखेंगे गोलियों के निशान यहाँ पर थे, बाकायदा इनको सर्कल किया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं, ये वो पेड़ है जहां पर असद भाग करके पहुंचा था और यहीं से वो पुलिस के ऊपर लगातार फायरिंग कर रहा था। ये 4 गोलियों के निशान यहाँ पर भी पड़े हुए हैं और यहाँ पर असद का खून भी गिरा हुआ है। ठीक इसी जगह पर शूट आउट में असद को गोली लगी थी, जिसके बाद यहीं पर वो गिरा और उसके बाद जो है पुलिस उसको अस्पताल लेकर के गई, जहां पर डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसको मृत घोषित कर दिया। दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि असद अपने दोस्तों से पैसा लेने आने वाला है, जिसके बाद वो कहीं बाहर भागना चाहता है। पुलिस ट्रैक कर रही थी और जब वसुंधरा इलाके में उन्होंने बैरिकेडिंग लगाकर उसको रुकने का इशारा किया तो असद ने पुलिस के ऊपर ही फायर कर दिया। वो इतना दुस्साहसी था कि पुलिस की खाकी पर उसने फायर किया, जवाबी कार्रवाई जब की तो पुलिस के वो अपनी बाइक से इस रास्ते से भाग करके आया, उसके साथ एक और शख्स था और इस पेड़ के पीछे छुप करके वो जो है वो फायरिंग करने लगा। दोनों तरफ से शूट आउट हुआ, 10 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें असद को गोली लगी थी और बाद में उसकी अस्पताल में मौत हो गई। जो दूसरा साथी है वो फिलहाल फरार है और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने असद के पास से एक पिस्टल और उसकी बाइक भी जब्त की है। परिवार वाले इस बात पर संतोष जाहिर कर रहे हैं कि कम से कम एक कातिल, एक हत्यारा मारा गया जो भविष्य में एक अच्छा पुनीत, आप जो बता रहे हैं कि जो दूसरा साथी है जो कि असद के साथ उसी बाइक पर सवार था वो फरार हो गया, उसके बारे में पुलिस का क्या कहना है? क्या वो भी सूर्या के हत्या में शामिल था? क्या वो भी वहां पर मौजूद था जब वारदात हुई थी? देखिए, इस हत्याकांड में 5 लोग शामिल थे, 5 नामजद एफआईआर भी हुई है लोगों की, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कल ही कर लिया गया था। नवाब जो कि असद का पिता था, इसके अलावा फरहान और ताहिर। इसके बाद चौथा आरोपी जो मुख्य आरोपी था वो असद था, जिसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। अभी एक और आरोपी फरार है। अब बाइक पर क्या वही 5वां आरोपी भी शामिल था जो कत्ल में शामिल था? ये तस्दीक का विषय है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार करने की मांग कर रही है। वही जो परिवार है वो भी 5वें आरोपी को जल्द से जल्द एनकाउंटर में ढेर करने की मांग कर रहा है। संतोष जरूर जाहिर कर रहा है, लेकिन गाजियाबाद पुलिस लगातार ट्रैक कर रही थी और आप देखेंगे ये पूरा घना इलाका, पूरा घना जंगल है। जहां पर असद के पास ये हथियार कहां से आए, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूर्या चौहान की मां सरोज चौहान ने बयान दिया है दूसरे बदमाश का भी एनकाउंटर हो, ऐसा कहा गया। बदमाशों के घर पर बुलडोजर एक्शन हो, ये भी मांग रखी गई है। मेरे साथ इस वक्त सूर्या की मां ही मौजूद है। माता जी, बहुत बड़ा दुख है, आपके बेटे को, निर्दोष बेटे को जिस तरीके से मारा गया, आप लगातार मांग कर रही थी इंसाफ की। आपको लगता है कि अब इंसाफ मिला? इंसाफ मिला है, इंसाफ मिला, अच्छी बात है, लेकिन हमारी मांगे अभी पूरी नहीं है। जो और 6 लोग हैं उनको भी इसी घाट उतारना चाहिए और उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। अभी तो ऐसे गुंडों का इस संसार में रहने का कोई हक नहीं है। आज मैं रो रही हूँ, मेरा बेटा गया है, कल को पता नहीं कौन सी माँ रोएगी। ऐसे गुंडे तो रोज रोज कभी किसी को मौत के घाट उतारते रहेंगे। इसलिए बाबा थे मेरी ये गुजारिश है, योगी मोदी से, सोनों से, किसी इन सबको इसी प्रकार मौत की घाट उतारे और हमारे बच्चों को आत्म शांति दे। सड़क चलते किसी को भी मार देना और फिर पुलिस इस तरीके से कार्रवाई करती है। आपका बेटा गया है, असद के जो बाकी के साथी थे वो भी गिरफ्तार किए गए हैं। आपको लगता है कि असद आगे चल के बड़ा अपराधी बनता जिसने पुलिस के ऊपर भी गोली चलाई?
बहुत बड़ा अपराधी, बहुत बड़ा गुंडा बनता। आज को मेरे बच्चे को बेकसूर, मेरे 16 साल के बच्चे को उसने ऐसे चक्कू भोंक के मारा है। मेरे को ही पता है, उनका एक मर जाएगा, दूसरा है, दूसरा मर जाएगा, तीसरा है। मेरा तो मेरा चिराग अकेला था जो मेरा ले लिया। और मेरे जैसे कितनी माँ आज बात कल रोएगी, कल नहीं परसों रोएगी कोई माँ। इसलिए मेरी बाबा से ये गुजारिश है, ऐसे गुंडों को इस संसार में रहने का कोई हक नहीं है। इन संसार में निकाल के भगाएं। बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर अभिषेक बनर्जी को मिली एक्स श्रेणी की सुरक्षा। इस हमले के बाद अभी तक का उन्हें Z+ सुरक्षा मिली हुई थी। राज्य पुलिस ने सुरक्षा आकलन पर फैसला लिया है। अब 3 सुरक्षाकर्मी हमेशा साथ रहेंगे। तो आपको बता दें कि एक तरफ सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी टीएमसी के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, जो कि उन टीएमसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने गए थे जो कि चुनावी हिंसा का शिकार हुए थे। उस दौरान कैसा उनके साथ बर्ताव हुआ, उन पर हमला हो गया, यह आप देख पा रहे हैं। ऑल बीजेपी स्पॉन्सर्ड। अब देखिए क्या हाल किया गया है। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। क्या हाल किया है। मैं एक हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर 2 टुकड़ा हो जाता। भाई ये लोग चाहता है कि यहाँ पे एक मौत हुआ और 2-4 लाश गिरे, तब इन लोग को सुकून मिलेगा। हम लोग उसको ये डीम लेके उसको सिर में डालेगा। आज अंडा लेके आया। इतना दिन से ममता बनर्जी अन्याय को प्रश्रय दिया। आज भी उसका भाईपो अभिषेक बनर्जी उसको ही सपोर्ट कर रहा है। दनादन अंडे पड़ रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेकाबू भीड़ के आगे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की एक नहीं चल रही। अभिषेक बनर्जी के समर्थकों पर भी अंडे बरसे। अभिषेक बनर्जी के साथ ये अजीबोगरीब सलूक पश्चिम बंगाल के सोनारपुर दक्षिण में हुआ। अभिषेक बनर्जी के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई। सुरक्षाकर्मी और टीएमसी कार्यकर्ता अभिषेक को भीड़ के गुस्से से बचाकर निकालने की कोशिश में है। इस दौरान देखिए किस तरह इस शख्स ने उनकी आंख के पास वार किया। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। देखिए ये पत्थर सीधे अभिषेक के सिर पर लगा। गनीमत रही कि अभिषेक ने हेलमेट पहन रखा था। सोचिए अगर हेलमेट ना होता तो क्या होता। उसको लगा पीठ में, छाती में, हाथ में, पैर में। क्या हाल किया है। मैं एक हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर 2 टुकड़ा हो जाता। सोनारपुर दक्षिण में अभिषेक के साथ हिंसा की वारदात उस समय हुई जब वो विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा के पीड़ित एक टीएमसी कार्यकर्ता के घर पहुंचे थे। जैसे ही लोगों को खबर लगी, स्थानीय लोग जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं थी, वो अंडे लेकर खड़ी हो गई हैं और जैसे ही अभिषेक बनर्जी दिखे, चोर चोर के नारे लगाए जाने लगे और पूरी भीड़ उन पर टूट पड़ी। नारेबाजी और कहासुनी के बाद देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। हालात को भांपते हुए अभिषेक को कार्यकर्ता मोटरसाइकिल से निकालने की कोशिश करने लगे। हेलमेट पहनाया, लेकिन गुस्साई भीड़ के आगे नाकामी हाथ लगी। देखिए किस तरह से मोटरसाइकिल भी गिर पड़ी और अभिषेक बनर्जी को पैदल ही भागना पड़ा। अभिषेक पर पत्थर, जूते और अंडे फेंके गए। हिंसक वारदात के बाद देखिए अभिषेक बनर्जी का हाल। शर्ट के बटन टूट गए, शर्ट भी फाड़ दी, पसीने से तरबतर हो गए, उनके चश्मे तक तोड़ डाले। अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर जिस युवक के घर अभिषेक पहुंचे थे उसके बारे में प्रदर्शनकारी महिलाओं का क्या कहना है। टीएमसी का जेन्युइन वर्कर नहीं है। जिधर वो मारा पीटा लगता था, इधर उधर जाता, उधर मारपीट जिधर होता था वो मारपीट के लिए उसको रखा था। वो गुंडा है, वो अन्याय को प्रश्रय दिया। आज भी उसका भाईपो अभिषेक बनर्जी उसको ही सपोर्ट कर रहा है। जो लड़का अच्छा नहीं, वो छोटा से वो नशा करके ही मर गया। हम
तो अभिषेक बनर्जी पर हमले की 5 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, टीएमसी कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे थे, उस दरमियान हमला किया गया। और ये देखिए अलग अलग तस्वीरें, टीएमसी कार्यकर्ता से जब मिलने पहुंचे थे अभिषेक बनर्जी, किस तरह हमला बोला गया उन पर। बाइक से जाने के दौरान ही ये हमला हुआ, जिसके बाद उन्हें हेलमेट पहनाकर वहां से बाहर निकाला गया। उन पर अंडे फेंके गए, पत्थर फेंके गए। केंद्रीय सुरक्षा बलों ने उन्हें हेलमेट पहनाकर मौके से निकाला। हालांकि केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर मौजूद थी, जिसकी वजह से उन्हें सुरक्षित निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ देर बाद अभिषेक बनर्जी का हाल जानने के लिए ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंची। और देखिए इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं। अभिषेक बनर्जी पर हमले पर ममता बनर्जी का बयान आ गया है। शासक बन गए हत्यारे, ममता बनर्जी की तरफ से, पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से यह कहा गया है। बीजेपी के दबाव में अस्पताल में भर्ती तक नहीं करवाया गया अभिषेक बनर्जी को, यह कहा गया। अस्पताल प्रशासन को धमकियां दी गई। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए, ममता बनर्जी की तरफ से यह तीखी प्रतिक्रिया, खड़ा बयान दिया गया है। Who are they to control all the system? They have to maintain that, they have to work as per law, as per rules. Now they are totally लाइन से बेलाइन हो गया। ट्रीटमेंट भी करने बंगाल में किसी को नहीं देता है अगर वो अपोजिशन पार्टी में है, लेकिन और सारे पार्टी के देते हैं, खाली तृणमूल कांग्रेस को नहीं देता है। इसका मतलब क्या है? हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए आया, आईटीयू में है, तब भी डॉक्टर को थ्रेट करके, अथॉरिटी को थ्रेट करके तो धमकियां दी गई, कई आरोप ममता बनर्जी ने लगाए। अपोलो अस्पताल ने क्या कहा ये आपको बताते हैं। अभिषेक बनर्जी के घर पर वो अब आराम कर सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं, उन्हें बस आराम करने की जरूरत है, ये अस्पताल की तरफ से कहा गया है। अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है, ये भी उनकी तरफ से बयान दिया गया। तो बेलेव्यू अस्पताल ने क्या कहा ये भी जान लेते हैं। ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं अलग अलग बयान। दरअसल सीने पर खरोंच के निशान आए हैं, ये बेलेव्यू अस्पताल ने कहा। चोट का कोई भी गंभीर शारीरिक लक्षण नहीं है, अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है, अपोलो अस्पताल ने कहा। इसके अलावा अभिषेक अब अपने घर पर आराम कर सकते हैं। सीने पर खरोंच के निशान जरूर है, उन्हें बस आराम करने की जरूरत है। चोट का कोई भी गंभीर निशान नहीं है, अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है, ये भी कहा गया है। तो अपोलो अस्पताल और बेलेव्यू अस्पताल की तरफ से क्या बयान दिया गया है अभिषेक बनर्जी की हालत को लेकर, ये आपको बता रहे हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या जानकारी दी गई है। और चलिए अब आपको, और हमले के बाद जब अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा, चलिए अब आपको ये भी सुनवा देते हैं। आप ईटा मारा है, अंडा फेंका है, पत्थरबाजी किया है, ये क्या है जरा बताइए। और जो लोग पास में खड़े हैं, मोहल्ले के लोग, इलाका के लोग, इस गांव में जो लोग रहते हैं, इस पाड़ा में जो लोग रहते हैं, इस वार्ड में जो लोग रहते हैं, सबसे बाहर मिल के देखिए सब किस तरीके से हम लोग से मिला है, किस तरीके से अभी भी प्यार और इज्जत से हमें नमस्कार कर रहा है और हमसे बात करने की कोशिश किया जा रहा है। और जो यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं उनसे ज़रा जाके पूछिए। हमारे पास सारा वीडियो एविडेंस है। यहाँ पास में कम्युनिटी हॉल है, सुबह 11 बजे से ले आके उस कम्युनिटी हॉल में गुंडों को रखा गया था पत्थरबाजी करने के लिए। ये देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है, देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले, आंख में 7 सर्जरी हुआ है, मेरा आंख में ईंटा मारा है, मैं आंख खोल नहीं पा रहा हूं, घूसा मारा है, उसको लगा पीठ में, छाती में, हाथ में, पैर में, क्या हाल किया है। मैं एक हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर 2 टुकड़ा हो जाता। তৃণমূলের লড়াইয়ের মানসিকতা বিজেপি কি, ভারতবর্ষের কোনো রাজনৈতিক দল নেই, ইডি, সিবিআই, সিআইডি, যাকে ইচ্ছা আপনি কাজে লাগান, আমার জেদ আর আমার লড়াইয়ের মানসিকতা আপনি কাটতে পারবেন না। চ্যালেঞ্জ রইল, আপনার যা করার আপনি করুন, লড়াইয়ের ময়দানে দেখা হবে, রাজপথে দেখা হবে, জনতার দরবারে দেখা হবে। तो टीएमसी के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को आप सुन रहे थे। और अब आपको दिखाते हैं अभिषेक बनर्जी जब सुनारपुर पहुंचे तो उनके साथ क्या हुआ वो तस्वीर। और जब हमला हुआ
जिस तरह से अभिषेक बनर्जी को भी आपने सुना, तब उनके साथ क्या हुआ ये देखिए आप। बॉडीगार्ड्स ने तुरंत अभिषेक बनर्जी को, ये देखिए आप, हेलमेट पहने हुए, हेलमेट तुरंत पहनाया, बड़ी संख्या में लोगों ने घेर लिया। जिस तरह से अभिषेक बनर्जी बोल रहे हैं और उन पर अंडे फेंके गए, और अभिषेक बनर्जी ये भी बोल रहे हैं कि ईंट से भी हमला किया गया, और जो बॉडीगार्ड्स हैं वो अभिषेक बनर्जी को घेरे हुए थे, किसी तरह से बचाने की कोशिश कर रहे थे और फिर वहां से निकाला गया। ये देखिए आप, हेलमेट पहने हुए आपको अभिषेक बनर्जी नजर आए हैं। तो ममता बनर्जी का बयान भी हमने आपको सुनाया है इस पूरे मामले पर, और यह तक कहा गया कि जब अस्पताल ले जाया गया अभिषेक बनर्जी को, तब वहां पर उन्हें भर्ती करने से भी मना किया गया, और ममता बनर्जी की तरफ से इस हमले को लेकर, इस मामले पर बीजेपी पर भी सवाल उठाए गए, बीजेपी पर आरोप लगाया गया। इन सब के बीच ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की तारीफ की है, साथ देने वाले नेताओं को भी शुक्रिया कहा है। 2 जून को ममता बनर्जी विरोध प्रदर्शन करने वाली है। चुनाव की बात हुई, कथित हिंसा के खिलाफ ममता बनर्जी धरना देंगी। कोलकाता के रानी रासमोनी एवेन्यू में हुई हिंसा का विरोध भी किया जाएगा। ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकते हैं और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव, I have seen the tweet of including Omar, including other political parties also. Kapil Sibal ji, all Venugopal ji, all they have sent their tweets. So I have seen it, but I am told. But that time I was not in a mood to see because we are concerned about his health, and his health condition is not that good. और आगे बढ़ते हुए बात एक बड़ी और अहम खबर की। आज तय समय पर CUET UG परीक्षा होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कल हुई गड़बड़ी के लिए माफी भी मांगी थी। तकनीकी गड़बड़ी की वजह से परीक्षा समय पर नहीं हुई थी। गड़बड़ी के कारण परीक्षा में देरी हुई थी। गड़बड़ी के कारण परीक्षा ना देने वाले छात्रों को राहत की खबर है। अलग से परीक्षा NTA कराएगा। NTA की तरफ से यह भी कहा गया है कि किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी। फिर से परीक्षा की बात। किसी का कुछ भी कोई मतलब हेल्प नहीं कर रहा। कैसे बच्चे बैठे हैं, क्या परफॉर्म करेंगे, व्हाट विल दे डू, हाउ दे विल परफॉर्म। एक और परीक्षा, फिर गड़बड़ी। नीट पेपर लीक के घाव अभी भरे भी नहीं थे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने CUET में तकनीकी गड़बड़ियों का नया रायता फैला दिया। परीक्षा केंद्र के बाहर मचा ये हंगामा एक बार फिर से NTA के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहा है। शनिवार को सुबह के शिफ्ट में CUET UG के परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी खराबी की शिकायत आई, जिसके कारण सभी केंद्रों पर परीक्षा एक साथ शुरू नहीं हुई। कुछ केंद्रों पर परीक्षा सुबह 9:35 तक शुरू हो गई थी, जबकि कई केंद्रों पर 11:20, 11:22, 11:30 और कुछ परीक्षा केंद्रों पर 11:42 तक परीक्षा शुरू हुई। अलग अलग केंद्रों पर अलग अलग समय से परीक्षा शुरू होने के कारण छात्रों के बीच भ्रम की स्थिति बनी रही। कई छात्र लगातार अपडेट का इंतजार करते रहे, जबकि कुछ छात्रों ने परीक्षा दोबारा शुरू होने से पहले ही केंद्र छोड़ दिया। NTA ने जो बाकायदा जानकारी दी है, उन्होंने कहा कि TCS की गलती की वजह से टेक्निकल ग्लिच हुआ, और एक तरह से उन्होंने छात्रों से और उनके अभिभावकों के लिए खेद जताया है कि वो इसके लिए खेद प्रकट कर रहे हैं। लेकिन बस सवाल वही बहुत सारे हैं कि आखिर एक भी परीक्षा NTA जो है वो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से क्यों नहीं करा पा रहा है। एक भी परीक्षा जो उससे उम्मीद की जाती है NTA को सिर्फ परीक्षाएं करानी है। सुबह के शिफ्ट में छात्रों को परेशानी तो हुई ही, NTA ने दोपहर की शिफ्ट का भी टाइम बदल दिया। पहले दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होनी थी, लेकिन बाद में परीक्षा शुरू होने का समय 4 बजे कर दिया गया। किसी का कुछ भी कोई मतलब हेल्प नहीं कर रहा था, एंड दे वर ऑल लाइक कि कुछ भी हो रहा है होने दो, एंड ना कोई फैसिलिटी है, इतनी गर्मी हो रही है, ना पंखे चल रहे हैं, ना कुछ वाटर एंड ऑल किसी की अरेंजमेंट नहीं थी। एंड हमने सबने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि दैट हमको बाहर जाने दो, एंड दे वर लाइक कि नहीं हम नहीं जाने देंगे, आपको यहीं रुकना है। अगर आप यहीं वेट करोगे, मतलब आपको यहीं वेट करना है, अगर आप ट्राई करोगे बाहर जाने का देन वी विल टेक एन एक्शन। उनको रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे का दिया गया था। उसके बाद भी सेंटर पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, गर्मी बहुत थी,
विंडोज से पूरी धूप मुंह पे पड़ रही थी एंड देन विंडोज क्लोज करने के लिए बोला तो वो भी क्लोज नहीं कर रहे थे, हमको खुद बोला कि आप खुद कर लो। जो बच्चे अंदर गए, मेरी बेटी अंदर गई है, 7 बजे का एंट्री टाइम था, उसको 12 बजे बाहर आना था। अगर वो अंदर उसको चावल का एक दाना खाने को नहीं मिल रहा, कुछ नहीं है, वो भूखे कैसे बच्चे बैठे हैं? लेट हो गया, वो पेपर वो क्या परफॉर्म करेंगे? व्हाट विल दे डू? हाउ दे विल परफॉर्म? परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसी एनटीए का तर्क है कि समय में बदलाव इसलिए किया गया ताकि परीक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से हो। छात्रों को नुकसान की भरपाई का वादा किया गया और एनटीए ने परीक्षा में गड़बड़ी का जिम्मेदार टीसीएस को बता दिया। साफ कहा कि तकनीकी समस्या टीसीएस की ओर से हुई थी। इन तमाम परेशानियों के बाद 95% छात्रों ने परीक्षा दोबारा शुरू होने के बाद अपना एग्जाम पूरा किया। हालांकि एनटीए ने माना कि 3765 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराया था और परीक्षा केंद्र पर मौजूद भी थे, लेकिन दोबारा परीक्षा शुरू होने से पहले ही केंद्र छोड़कर चले गए। इन उम्मीदवारों के लिए एनटीए ने दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया है, जिसके लिए तारीख और समय का ऐलान जल्द किया जाएगा। फिलहाल इस मामले में परीक्षा में टेक्निकल सपोर्ट देने वाले टीसीएस से रूट कॉज एनालिसिस रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस एजेंसी का काम सही ढंग से परीक्षा करवाना है, वो एजेंसी कई बार सवालों के घेरे में आ चुकी है। छात्र परेशान हो रहे हैं, उनके घर वालों को बच्चों के भविष्य की चिंता है।